हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? स्वस्थ और आनंदित होंगे। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके समक्ष एक प्रमुख विचार बिंदु को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मानव जीवन में संतुलन की आवश्यकता। और यह प्रतिपाद्य विषय ऐसा है जो हर क्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि मनुष्य की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग लक्ष्य निर्धारण होता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग का चयन होता है। जीवन में संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा हो या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जैसे व्यापारी व्यापार में सफलता चाहता है, उसका लक्ष्य है व्यापार में सफल बनूं। एक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है। कोई यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। कोई प्रांतीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाह रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका लक्ष्य बना हुआ है। किसी का लक्ष्य है एसएससी क्वालिफाई करना, किसी का लक्ष्य है पेंटिंग के क्षेत्र में नाम कमाना, किसी का लक्ष्य है एग्रीकल्चर में अच्छा कार्य निष्पादन, किसी का लक्ष्य है सामाजिक कल्याण में भागीदार बनना, किसी का लक्ष्य है राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त करना। अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, किंतु हर एक लक्ष्य में जीवन का संतुलित होना परम आवश्यक है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि प्रकृति के कोई भी तत्व असंतुलित हो जाएं, जैसे यदि भूमि असंतुलित हो जाए तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित हो जाएंगी। यदि जल में असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। और इसी तरीके से यदि प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो पर्यावरणीय अनेक समस्याओं का उत्पन्न हो जाना लाजमी है। इस प्रकार से प्रकृति हो या मानव, दोनों के जीवन में संतुलन की अपरिहार्यता सिद्ध होती है। दोनों का जीवन संतुलन से ओतप्रोत रहा है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति कर्म से युक्त है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह परीक्षा के जरिए और चाहे वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के रास्ते से। तो लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी जब एक शुभ लक्ष्य का निर्धारण हो, और लक्ष्य का निर्धारण मानसिक चित्त वृत्तियों के आधार पर ही हो सकता है। जो जिस मानसिकता का व्यक्ति है
उसको जिस चीज़ में रुचि है उसी के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य का चुनाव करेगा और सफलता भी उसी क्षेत्र में उसको प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें पूर्णतः उसका इंटरेस्ट रहता है और उसकी रुचि रहने के कारण उसमें उसको आनंद आता है। उसी प्रकार से लक्ष्य का चुनाव हो जाने पे एक सद्गुण भरा मार्ग का भी चयन करना ही होता है, क्योंकि बिना मार्ग के पथिक बने व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और इसलिए जरूरत है जीवन में संतुलन की, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। अब देखते हैं कि संतुलन को यदि हम देखें तो हम मानव जीवन को पहले देखना होगा। मानव जीवन दो तत्वों, दो कारकों का समुच्चय है। वह है वातावरण एवं आनुवांशिकता। अब व्यक्ति के अंदर जो गुण पाए जाते हैं या अभियोग्यता पाई जाती है या अभिक्षमता पाई जाती है, वह कुछ जन्मजात होती है, जो पूर्वजों से या फिर माता पिता से आनुवांशिक रूप से ट्रांसफर होती है, संचारित होती है, संक्रमित होती है। वह दुर्गुण और सद्गुण दोनों ही रूपों में हो सकती है। जैसे यदि कोई दैहिक रूप से देखें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो दादा या पिताजी या माता या नाना नानी से ट्रांसफर होता है और डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये इसलिए ऐसा हुआ। उसी प्रकार से स्वभाव भी है। जैसे कुछ लोग बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं या उनका आईक्यू ऊंचे स्तर का होता है, बुद्धिलब्धि ऊंची होती है। हालांकि यहाँ पे तमाम मनोवैज्ञानिकों के बीच में इस बात को लेकर के वाद विवाद है, प्रतिवाद है, संवाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस बात को देखें तो इन जन्मजात प्रवृत्तियों को व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो समाये हुए हैं, जो प्रतिस्थापित हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, उनमें परिशोधन किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है, मगर उनको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जन्मजात हैं। उसी प्रकार से अब दूसरा जो समुच्चय है, जो तत्व है, जो कारक है व्यक्तित्व में जो समायोजित है, वह है वातावरण। इसका प्रभाव कम प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि वातावरण में जो प्राप्त होता है, क्योंकि शिक्षा ये अनौपचारिक संस्थानों संसाधनों के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे विद्यालय से हम सीखते हैं, हम पे प्रभाव दृष्टि या सोच में जो आता है, जो हमारी दृष्टि बनती है, जो हमारे सोचने का तरीका बनता है, जो हमारे मनोभाव बनते हैं, वह समाज से, परिवार से, गली मोहल्ले से या ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से बनता है जो कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन को, हमारे मानसिकता को प्रभावित करते हैं। हमारे देखने का तरीका उनसे प्रभावित हो जाता है।
जैसे किसी चिड़चिड़े परिवार में अगर बालक है या किसी ऐसे मोहल्ले में रहता है जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का वातावरण विषाक्त है या फिर दुर्गुण वहाँ सीखने को मिल जाते हैं, ऐसी भाषाओं का उच्चारण हो रहा है, तो बालक पे प्रभाव पड़ जाता है। और जब बालक पे प्रभाव पड़ता है तो वह उसकी भाषा बन जाती है, उसके सोचने का तरीका बन जाता है। जिस घर में कलहपूर्ण वातावरण है वहाँ के बच्चे का विकास रुक सा जाता है। इसलिए जरूरत है प्रत्येक माता पिता शिक्षक को वातावरण को स्वस्थ और सानंदित बनाने का। ऐसे बच्चों के परवरिश में, बच्चों के उन्नयन में ऐसे वातावरण का सृजन करें जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। उसकी दृष्टि जितनी ही, उसका मानसिक संतुलन जितना स्थिर होगा, प्रगतिशील सोच होगी, उसके अंदर करुणा होगा, दया होगा, उसके अंदर सहानुभूति होगी, सहिष्णुता होगा, सद्विचारों की भरमार होगी, तो वह शांति को प्राप्त होगा। और शांति में चित्त की चंचलता कम होती है और एकाग्रता की मात्रा बढ़ती जाती है और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ किसी एक केंद्र बिंदु पर, एक लक्ष्य पर अपना पूर्ण ऊर्जा को प्रसारित करेगा और अपने लक्ष्य को कम समय में, कम संसाधनों के द्वारा ही संपूर्णता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए स्वस्थ वातावरण का होना परमावश्यक है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जो है चिकित्सीय व्यवस्था हो और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, क्योंकि एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ बालक का विकास होता है, स्वस्थ बालक का उन्नयन होता है। तमाम ऐसी, वह अधिकारी भी बन जाएगा। वह यदि अधिकारी बन गया तो, क्योंकि जब मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होता है, भय भरा वातावरण उत्पन्न होता है और लोभ उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, जैसा ये समस्त व्यक्तित्व के ये कुछ ऐसे आयाम हैं, ये सब चित्तवृत्तियों में उत्पन्न होते हैं, तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, बेईमानी उत्पन्न होती है, लालच उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण व्यक्ति कभी कभी ऐसे किसी मार्ग पे चल पड़ता है जो न उसके लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न राष्ट्र के लिए अच्छा है, न धरती के लिए अच्छा है। इसलिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक का सृजन हो सके, निर्माण हो सके, उसके लिए जीवन में संतुलन परमावश्यक है। और नीति निर्माताओं, अभिभावकों, माता पिता एवं गुरुजनों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह ऐसे वातावरण के ताने बाने को व्यवस्थित रूप से एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें जिससे एक कुशल नागरिक का निर्माण हो सके। एक अधिकारी होगा तो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग वह सहिष्णुता के साथ, दया के साथ, न्याय के साथ करेगा। उसके मन में कभी लोभ, लालच जैसी दुष्वृत्तियां, कुप्रवृत्तियां नहीं उत्पन्न होंगी और समाज का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, विश्व का कल्याण होगा। इसलिए परमावश्यक है कि जीवन में संतुलन स्थापित किया जाए और जैसा कि कहा भी जाता है कि वातावरण
में जो संवेग हैं, जो आदतें हैं, जो हमने वातावरण से सीखा है, उनमें रूपांतरण संभव है। किसी भी जो जन्मजात प्रवृत्ति है, संवेग हैं, उनको रूपांतरित किया जा सकता है, परिशोधित किया जा सकता है, ऊर्जा को किसी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है। यह संस्थाओं के विवेक पर निर्भर करता है, व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। और तैयारी के दौरान पूर्ण मनोयोग से, बिना प्रभावित हुए, अपनी ऊर्जा को एकबद्ध एकाग्रता के साथ यदि हम अपने लक्ष्य के निरंतर भेदन पर, लक्ष्य के निरंतर संधान पर अनुरक्त रहें, तो निश्चित रूप से लक्ष्य की संप्राप्ति संभव हो पाती है। और महाकवि कालिदास ने कहा है कि अवगुण नाव की पेंदी में वो छिद्र हैं, चाहे वो अवगुण छोटा हो या बड़ा, एक न एक दिन नाव को डुबो ही देता है। इसलिए अवगुणों से बचना है और संतुलित दिमाग से, दुर्गुणों से दूर रहते हुए एक मानवता भरा समाज का, राष्ट्र का, विश्व का निर्माण करना है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपने लिए तो उपयोगी हो ही, साथ ही पूरे भूमंडल के लिए, इस धरा के लिए सदुपयोगी हो सके। और इसी में उस व्यक्ति के जीवन की सार्थकता, अर्थवत्ता सिद्ध होती है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।